हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं सभी बहुत अच्छे से होंगे। घर परिवार के साथ लगातार पढ़ाई भी कर रहे हैं। और बच्चों जो इन विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई करेगा वो निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगा। मैं ये बात बहुत बड़े दावे से कह सकता हूँ कि जो भी बच्चा विपरीत परिस्थितियों में पढ़ेगा दुनिया से आगे चला जाएगा। लेक्चर खत्म होने के बाद मैं एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा आपको कि विपरीत परिस्थितियों में काम करने का क्या फायदा होता है। हम पढ़ रहे थे बच्चों मोर कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 11 पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा नॉर्मल के डिफरेंट मास। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने किया करवाया था, ये पार्ट सेकंड की बात है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ तक बात टाइटेशन की है, मोर कॉन्सेप्ट की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम इस टॉपिक की बात करें, इस टॉपिक की यदि हम बात करें तो बच्चों हम इक्विवेलेंट मास पढ़ रहे थे फर्स्ट पार्ट में इस टॉपिक के, और मैंने इक्विवेलेंट मास को डिफाइन किया था कि इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। जब बात इस वैलेंसी फैक्टर की थी तो हमने 3 केस देखे थे उस दिन। 3 केस की शुरुआत की थी, एसिड, बेस और साल्ट। एसिड, बेस और साल्ट। एसिड हमने उस दिन कंप्लीट कर लिया था। बेस के केस में जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो बेसिसिटी होता है। बेसिसिटी होता है। आज हम बेसिसिटी से बात करेंगे। एसिड के केस में हमने बताया था वैलेंसी फैक्टर बेसिसिटी होती है। बेस के केस में जो वैलेंसी फैक्टर होता है दैट वाज एसिडिटी, वो एसिडिटी होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ एसिडिटी को लेकर चल रहा हूँ। यानी आज हम इक्विवेलेंट मास निकालना चाह रहे हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, और वो बेस का इक्विवेलेंट मास इस केस में वैलेंसी जो फैक्टर था दैट वाज एसिडिटी। और एसिडिटी को मैंने उस दिन डिफाइन किया था नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस इन द बेस। किसी बेस के अंदर कितने OH नेगेटिव आयंस हैं दैट इज नोन एज एसिडिटी ऑफ दैट बेस। NaOH है, डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। एक OH नेगेटिव आयंस है वो डिस्प्लेसेबल है, तो इसकी एसिडिटी जो है एसिडिटी वो आपके पास आ गई बच्चों कितनी 1। MgOH होल ट्वाइस है, डिसोसिएट हुआ कहीं पर Mg+2 प्लस 2 OH नेगेटिव आयंस। कितने OH नेगेटिव आयंस डिस्प्लेस हुए 2। तो यदि 2 OH नेगेटिव आयंस डिस्प्लेस हुए इसके अंदर से, तो इसकी जो एसिडिटी है वो आपके पास एसिडिटी कितनी आ गई इसकी एसिडिटी आपके पास आ गई। AlOH होल थ्राइस है, डिसोसिएट हुआ An+3 प्लस 3 OH नेगेटिव आयंस। कितने OH डिस्प्लेस हुए 3। एसिडिटी आपके पास 3 आ गई। एसिडिटी आ गई, यानी कि जितने OH नेगेटिव आयंस डिस्प्लेस होते हैं, जितने भी OH नेगेटिव आयंस डिस्प्लेस होते हैं वो एसिडिटी। अब यदि आप इक्विवेलेंट मास निकालें, अब यदि आप बात करें इक्विवेलेंट मास की, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH that is equal to molecular mass upon valence factor। वैलेंस फैक्टर क्या है एसिडिटी 1। यदि आप बात करते हो इक्विवेलेंट मास ऑफ MgOH होल ट्वाइस की, तो इक्विवेलेंट मास मोलिकुलर मास अपॉन एसिडिटी 2। यदि AlOH होल थ्राइस की बात करते हो तो मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर, ये आपके पास बेस का इक्विवेलेंट मास हो गया। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा आगे चले यदि हम, तो हमने उस दिन एक और लिया था साल्ट। एसिड का बहुत डिटेल पढ़ाया था, बेस का आपको पता चल गया। साल्ट की बात करें यदि हम, तो साल्ट के केस में जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो वैलेंसी फैक्टर होता है साल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल के लिए यदि आपको कोई कहता है सर NaCl है, तो NaCl डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव।
बोलो भाई, Na पॉजिटिव प्लस है, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, नेगेटिव चार्ज भी 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर जो है वो कितना हो गया 1। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन। आपके पास AlCl3 दिया किसने, AlCl3 दिया, और ये गासली डिसोसिएट होता है Al + 3 प्लस 3Cl नेगेटिव है, टोटल पॉजिटिव चार्ज 3, टोटल नेगेटिव चार्ज 3, इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन। आपको बच्चों ये सिंपल सॉल्व तो आसान है, ये हो जाते हैं आसानी से, सिंपल सॉल्व आसानी से हो जाते हैं। किसी ने Na3PO4 दिया, Na3PO4 दिया, डिसोसिएट हुआ 3Na पॉजिटिव प्लस PO4 - 3, PO4 - 3 कितना पॉजिटिव चार्ज होगा 3 पॉजिटिव, तो इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन 3। अब ये सिंपल सॉल्व आसान थे। डबल सॉल्व ये दिया है आपके पास, डबल सॉल्व आता है उसमें थोड़ा देखनी नई चीजें हैं। डबल सॉल्व की बात करें, डबल सॉल्व, और डबल सॉल्व का फर्स्ट एग्जांपल आपको देता है पोटास एलम। पोटास एलम का फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2। बच्चों ये डिसोसिएट होता है, डबल सॉल्ट है, पोटास एलम पिक्री कहते हैं जिसको, पिक्री कहते हैं, पिक्री जिसको कहा जाता है वो है डबल सॉल्ट। की डबल सॉल्ट का मतलब ये है कि ये दो सॉल्ट के एडिशन से बना है, एक सॉल्ट K2SO4 और दूसरा सॉल्ट Al2SO4 होता है। अब यदि इसको आप पानी में डिसॉल्व करते हो, इसको आप वाटर में जब डिसॉल्व करते हो पानी के अंदर, इसको H2O के अंदर जब डिसॉल्व करते हो तो ये डिसोसिएट होता है कैसे, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 - 2 प्लस 2Al + 3 प्लस 3SO4 - 2, इस तरह डिसोसिएट होता है। अब टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट करो आप, टोटल पॉजिटिव चार्ज यदि आप काउंट करें तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आपके पास कितना हुआ, ध्यान से देखो, 2K पॉजिटिव प्लस 2Al + 3, यानी कि टोटल 6 पॉजिटिव ये हो गया और 2 पॉजिटिव ये हो गया, टोटल कितना हो गया 8 पॉजिटिव। तो इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन 8, मोलिकुलर वेट अपॉन 8 आएगा। सभी को समझ में आ गया होगा, मोलिकुलर वेट अपॉन 8 आएगा। ये डबल सॉल्ट का है, डबल सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज जो भी डबल सॉल्ट रखा हो उसका आप टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लें, उसके बाद निकालें। एक मैंने करवा दिया पोटेशियम का, दूसरा आपका होमवर्क है आज का मोर सॉल्ट, उसका फॉर्मूला लिखना है मोर सॉल्ट और उसका इक्विवेलेंट मास बताना है, इक्विवेलेंट मास बताना। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने, इक्विवेलेंट मास और मोर सॉल्ट का फॉर्मूला और उसका इक्विवेलेंट मास आप करके मेरे पास सॉल्यूशन भेजें। ये बच्चों इक्विवेलेंट मास की बात कर रहे थे, मैं वापस चलता हूँ, एक बार हम फिर दोबारा से वापस करते हैं। हमारा बेसिक टॉपिक था नॉर्मेलिटी एंड इक्विवेलेंट मास। यदि मैं नॉर्मेलिटी के ऊपर वापस चलूँ तो हमने नॉर्मेलिटी पढ़ा था, यदि याद करें आप, कि नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर ml के अंदर इनटू 1000 इनटू 1। ये फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जब बात कर रहे थे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के केस में आपने कहा था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट वो बराबर होते हैं गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। आपने इक्विवेलेंट मास की बात की थी कि इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर के बराबर होता है, मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को मैं n लिख रहा हूं। यदि आप पैरेलल में आए एक बार तो हमने मोलैरिटी की बात भी की थी, मोलैरिटी कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 1000 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने कहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने कहा था गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास की बात करें Wb, मोलिकुलर मास की बात करें Mb, तो आपके पास मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू Wb अपॉन Mb नंबर ऑफ मोल्स ने दिया इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V ml के अंदर। यहां पर आए मोलिकुलर मास Mb है, गिवन मास Wb है। यदि यहां पर आए तो मैं नॉर्मेलिटी को लिख सकता हूं, नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, तो दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लिख सकता हूं मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर n, बोलो भाई, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इनटू 1000। इसको बच्चों आप लिख सकते हो नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू Wb अपॉन Mb इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इनटू वैलेंसी फैक्टर n, ये लिख सकते हो। यदि आप ये बात लिख सकते हो, ये सारी बातें आप लिख रहे हो, तो बच्चों आप यूं भी कह सकते हो, आप सारे यूं भी कह सकते हो कि सर Wb अपॉन Mb इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में ये तो मोलैरिटी, तो इसकी जगह यदि आप मोलैरिटी पुट कर दो तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n हो गया भाई, n क्या है वैलेंसी फैक्टर। ये रिलेशन आ गया आपके पास, इंपॉर्टेंट रिलेशन कि किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है, नॉर्मेलिटी जो है दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n वैलेंसी फैक्टर। किसी सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो बराबर है किसके, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी किसके बराबर बच्चों, नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब यदि मैं इससे आगे बात करूं आपसे, इससे आगे यदि बात करें तो हमारे पास आता है क्वेश्चन आते हैं छोटे-छोटे, पहले तो वही करते हैं। रिलेशन आ चुका है और रिलेशन है हमारे पास नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n इज वैलेंसी। हमारे को कहता है कि फॉर फाइंड रिलेशन between molarity and normality for the following आपको रिलेशन निकालना है for the following। फर्स्ट का H2SO बच्चों पहले उसने बताया था कि H2SO4 जनरली डिसोसिएट होता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2, जनरल कंसिडरेशन मान सकते हैं। इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, बेसिसिटी हो गई 2, यानी वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर n, नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 2, मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन, बताओ। दूसरा क्वेश्चन था H3PO4 के लिए, तो बच्चों मैंने H3PO4 को बहुत अच्छे से समझाया था आपको, OH तीन हाइड्रोजन है और तीनों की तीनों क्या है डिस्प्लेसेबल है, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर 3, नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n, नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 3, मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन। आगे चले बच्चों H3PO3 बताया था मैंने, OH और H दो ही हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल है, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n, नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 2, मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन। ऐसे आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसे आसान क्वेश्चन भी होकर 3 को में क्वेश्चन। चलते हैं हमारे पास रिलेशन आ गया कि नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 2। आगे चलो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, चलो और बात करते। हमने पढ़ लिया नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर के अंदर, ml के अंदर इनटू 1000। और भाई पैरेलली समझाने के लिए मैं यूं भी कह सकता हूं, हमने मोलैरिटी भी पढ़ा था, और मोलैरिटी हमने पढ़ा था, मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू, मोलैरिटी को हमने पढ़ा था बच्चों, मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml के अंदर इनटू 1000। तो बोलो यार ये पढ़ा। अब मैंने टर्म्स को एक्सपेंड करना सिखाया था तुम्हें, और जिस बच्चे को टर्म्स एक्सपेंड करना आ गई, इसका मतलब इसको बहुत कुछ आ गया। जिसको टर्म्स एक्सपेंड नहीं करना आ रही वो बहुत ध्यान से देखें इन चीजों को। मोलैरिटी में हमने कहा था कि यदि हमने कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसकी मोलैरिटी 1 है तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 मोलर। अब ये साइड 1 हो गई, यदि ये साइड 1 हो गई तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं इस साइड पे 1 करना चाहता हूं, तो आसान तरीका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को 1 लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भी मैं इनटू 1000 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं 1000 लिख दूं, कैंसिल हो गया, 1 हो गई। तो मैंने 1 मोलर को एक्सपेंड करना सिखाया था। 1 मोलर मींस 1 मोलर सॉल्यूशन मींस 1 मोल ऑफ solute is present in 1000 ml of solution। बोलो यार 1 molar solution means 1 mole of solute is present in 1000 ml of solution। जिस तरह से हमने मोलैरिटी को एक्सपेंड करना सीखा, तो वैसे ही हमें निश्चित रूप से नॉर्मेलिटी को भी एक्सपेंड करना होगा। नॉर्मेलिटी को भी एक्सपेंड करें तो हमने कहा एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी 1 है, उसको हम कहते हैं 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। और बच्चों ये साइड 1 आ गई, इसका मतलब ये भी 1 आनी, यदि इसको भी 1 लेके आना है तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को 1 पुट कर दूं, जो मुझे आसान तरीका लगता है, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1000 कर ऐसे। यानी मैं 1 नॉर्मल सॉल्यूशन का एक्सपेंड कर सकता हूं। 1 नॉर्मल सॉल्यूशन मींस 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट is present in 1000 ml of solution। 1 normal का मतलब समझ में आया सबको? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट is present in 1000 ml of solution। ये नहीं कोई सर नहीं, हमें तो सॉल्यूशन बनाना है तो 1 नॉर्मल नहीं है सर, वो तो 1/20 नॉर्मल है, 1/20 नॉर्मल है, 1/20 नॉर्मल है, आसान बात है। वही बात है पहले वाली, ये साइड कितनी हो गई 1/20, इसको 1/20 करना है। जो मुझे तरीका समझ में आता है वो ये है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट को आप 1/20 पुट कर दो इनटू 1000 अपॉन 1000 कैसे दोनों साइड बराबर होगा, यानी 1/20 नॉर्मल सॉल्यूशन मींस 1/20 equivalent of solute present in 1000 ml of solution। 1/20 equivalent of solute present in 1000 ml of solution। कोई दिक्कत नहीं, यानी आपके पास जो सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी 1/20 है वो आपके पास क्या आ गया बच्चों, उस सॉल्यूशन की को एक्सपेक्ट कर दिया कि उसका मतलब यह है कि 1/20 इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। यदि ये टर्म एक्सपेक्ट करनी आ रही है तो मैं इसके ऊपर बेस्ड छोटे-छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखेंगे आप कैसे। हमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि टू प्रिपेयर, दोनों साथ करूंगा मैं, टू प्रिपेयर क्वेश्चन दिया गया है, जरूरी है समझ में आना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइट्रेशन का तो बहुत बेसिक है। टू प्रिपेयर 1/40 मोलर NaOH सॉल्यूशन, एक बार। दूसरा पार्ट कहा गया है टू प्रिपेयर 1/20 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। दोनों क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखिए, दोनों क्वेश्चनों का बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले 1/40 मोलर NaOH सॉल्यूशन बना रहा था, तो मैंने इस टर्म को अब मुझे एक्सपेक्ट करनी आ चुकी है।
मैंने इस टर्म को एक्सपेंड किया, मैंने कहा 1/40 मोलर NaOH सॉल्यूशन मींस 1/40 मोल ऑफ सोल्यूट present in 1000 ml of solution। कोई बोलो यार 1000 ml of solution। अब 1/40 molar NaOH solution पर means 1/40 mol of solute present in 1000 molar ml of solution। सोल्यूट जो है उसका नाम क्या है NaOH। अब कितने मोल है 1/40, मास को 1 mole of NaOH, 1 mole of NaOH that is equal to 23 plus 16 plus 1 that is equal to 40 ग्राम। तो कितना आ गया भाई, मास ऑफ 1 mole of NaOH 40 ग्राम, मास ऑफ 1/40 मोल्स तो 40 into 1/40 that is equal to 1 ग्राम। अब बच्चों आसान तरीका आ गया आपके पास, आप बना सकते हो। कैसे? आप 1 ग्राम NaOH को 1 ग्राम NaOH को 1000 ml सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दो, 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर दो। आपके पास जो सॉल्यूशन होगा उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी 1/40, कितनी होगी 1/40। इधर देखिए टू प्रिपेयर 1/20 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। यदि आपको 1/20 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन बनाना है तो ये और क्या सकती है क्वेश्चन आसान। सबसे पहला तो ऐसे केसों का बहुत आसान तरीका होता है कि आप ये देख लें कि भाई नॉर्मलिटी बराबर है मोलैरिटी इनटू वैलेंस इफेक्ट, नॉर्मलिटी इनटू वैलेंस इफेक्ट। HCl डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये वैलेंस इफेक्ट 1। तो ये यहाँ पर नॉर्मलिटी और मोलैरिटी का कोई चक्कर नहीं है, दोनों एक ही बात है, नॉर्मलिटी मोलैरिटी एक ही है, नॉर्मलिटी मोलैरिटी एक ही है। तो आप एक तरह से ये 1/20 मोलर ही बनाना है, 1/20 मोलर HCl, तो 1/20 मोल ऑफ HCl present in 1000 ml of solution। कोई बोल रहा यार 1000 ml of solution, कोई दिक्कत नहीं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ HCl, मास ऑफ 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl कितना हो गया भाई, हाइड्रोजन का 1 प्लस 35.5 दैट इज इक्वल टू 36.5 ग्राम। तो बच्चों 36.5 ग्राम ये हो गया। तो आप इसको आगे कर सकते हो, मास ऑफ 1/20 मोल that is equal to 36.5 upon into 1/20 ग्राम। इतने ग्राम HCl को लेकर आप 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर दो, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी नॉर्मेलिटी, उसकी मोलैरिटी 1/20। क्लियर हो गया? और थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा आता है, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन यदि हम करें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास हो रहा है तो उसको हम करेंगे। हमारे को किसी ने कहा सर टू प्रिपेयर 250 ml of 1/10 normal H2SO4 solution। बच्चों बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बेस आप लोगों का बनने लग रहा है। आप पूरे फोकस इन चीजों को देखिए। टू प्रिपेयर 250 ml of 1/10 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं आपसे तो सबसे पहले देखिए कितना नॉर्मल बनाना है 1/10 नॉर्मल। इन टर्म्स को एक्सपेंड करना सीखो। 1/10 नॉर्मल अभी बताया था, नॉर्मलिटी के केस में यदि हमें 1/10 नॉर्मल H2SO4 बनाना है तो 1/10 नॉर्मल को मैं एक्सपेंड करता हूँ 1/10 नॉर्मल H2SO4 solution means 1/20 gram equivalent of solute present in 1000 ml of solution। बोलो यार 1000 ml of solution, 1/20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट क्या है H2SO4। निकालो मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बराबर इक्विवेलेंट
मास हो H+O4, तो बोलो यार इक्विवेलेंट मास हो H+O4 और इक्विवेलेंट मास ऑफ H+O4 किसके बराबर होगा? मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर H+O4 के लिए बना था भाई 2H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2, मोलिकुलर मास 98 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 14। आगे बात समझ में, 49 ग्राम, यानी मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास आ गया 49 ग्राम। तो मास ऑफ 1/20 ग्राम इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो 49 इंटू 1/20 ग्राम। बोलो यार, अब 49 इंटू 1/20 ग्राम इक्विवेलेंट को यदि ये तो कितने ml में है भाई? 1000 ml में। अब लेकिन 1000 ml नहीं बनाना, सॉल्यूशन कितना बनाना है? 250 ml। मैं यहाँ से लिखूं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स, बोलो यार 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना भाई? कितना कंटेन करता है? दैट इज 49 इंटू 1/20 ग्राम, तो बोलो 1/20 ग्राम, और 1 ml कंटेन्स 49 इंटू 1/20 अपॉन 1000, कितना बनाना है? 250 ml इंटू 250 हो गया भाई, 0 से 0 और 0, कितना हो गया भैया? 49 अपॉन 80। इतने ग्राम H+O4 को यदि आप 250 ml सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करोगे, 250 ml सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करोगे, तो उसकी रिजल्टेंट जो मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी होगी, वो कितनी होगी भाई? वो होगी 1/10। कितनी होगी? 1/10। और करें बहुत बेसिक है ये चीजें जब तक नहीं आ सकती तब तक आप बहुत ज्यादा मोल कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे। बहुत जरूरी है कि इन चीजों के ऊपर आप बहुत ज्यादा प्रयास करें। आप एक बार यहाँ से देख लें, फिर आपने इस बिना देखे उस क्वेश्चन को सोल्व करें, समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे आप रट्टा पट मार सकते हो, एक क्वेश्चन का दो क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। यदि मैं एक क्वेश्चन और करूँ आपके साथ, क्वेश्चन और करें, टू prepare 500 ml of 1/40 normal oxalic acid solution, to prepare 500 ml of 1/40 normal oxalic acid solution। बच्चों oxalic acid का फॉर्मूला C+O(OH) dot 2H। ये आपके पास oxalic acid का फॉर्मूला होता है C+OH dot 2H। ये इसका फॉर्मूला है। अब आपको सॉल्यूशन बनाना है कि सॉल्यूशन जो बने वो सॉल्यूशन आपके पास उसकी नॉर्मेलिटी जो है वो नॉर्मेलिटी कितनी हो? 1/40। सबसे पहले इसका मास निकाल लेते हैं। यदि इसका मास निकालें तो कार्बन कितनी हो गई? 2, 12 इंटू 2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन काउंट कर लो भाई। ऑक्सीजन 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 इंटू 16 प्लस हाइड्रोजन काउंट कर लो भाई 1 2, 2 और 4 6, 1 इंटू 6, ये आपके पास 126 ग्राम है। 126। अब हमें बनाना क्या है? सबसे पहले उस बात पे फोकस, 1/40 नॉर्मल एक्सपेंड कर दो भाई। 1/40 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन मींस 1/40 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड is present in 1000 ml of solution। 1000 ml of solution, बोलो यार 1000 ml of solution। अब 1/40 ग्राम इक्विवेलेंट आ, तो सबसे पहला काम है 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास निकालो। मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड that is equal to molecular mass upon valency factor। अच्छा वैलेंसी फैक्टर में देखें, इस O के साथ हाइड्रोजन है, इस O के साथ हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? 2। तो मोलिकुलर मास 126 अपॉन 2
ग्राम। 1 ग्राम प्लेट का मास 63 ग्राम आ गया। तो मास ऑफ 1/40 ग्राम प्लेट्स 1/40 इंटू 63 ग्राम। बोलो यार, अब इतने प्लेट तो प्रेजेंट हुए 1000 ml के अंदर, लेकिन क्या हमें 1000 ml थोड़ी बनाना सोल्यूशन, हमें तो कितना बनाना था, हमें बनाना था 500 ml। तो मैं बच्चों वापस करूँ कि 1000 ml of solution, 1000 ml of solution contains 1000 ml of solution contains 1/40 into 63 gram, 63 gram। 1 ml contains 1/40 into 63 upon 1000। बोलो भाई, कितने ग्राम, कितना ग्राम H2SO4, कितना ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड यदि आप डिसॉल्व कर दोगे 250 ml सॉल्यूशन 500 सॉरी कितना था, अच्छा ठीक है, ये तो आपके पास 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 1/40 into 63, 1 equivalent contains 1/40 into 63 upon 1000, तो बनाना कितना था 500। तो 500 के लिए क्या करोगे 1/40 into 63 into upon 1000 into 500 2 आ गया 63 अपॉन 80 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को यदि आप डिसॉल्व कर दोगे 500 ml सॉल्यूशन के अंदर, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी नॉर्मलिटी 1/40, उस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कितनी होगी 1/40। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ से करवाए उन एग्जांपल्स को आप बहुत ध्यान से करो, वो एग्जांपल्स जितने ध्यान से करोगे उन्हीं एग्जांपल्स को बार बार रिपीट करो, आपको ये टर्म्स एक्सपेक्ट करनी आ जाएंगी। और जब ये टर्म एक्सपेक्ट करनी आ जाएंगी तो उसके बाद बच्चों कुछ भी नहीं बचेगा, उसके बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए जो तुम्हें नहीं आती। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा और आगे चलते। तो हमारे पास जैसे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन थी, ऐसे ही नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन है, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन है, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन है, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलैरिटी के केस में क्या पढ़ा था याद करो, M1V1 प्लस M2V, M1V1 दैट इज इक्वल टू M2V2। बोलो भाई, ऐसा ही यहाँ पर है, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन की इक्वेशन है N1V1 दैट इज इक्वल टू N2V2। क्या याद रखना, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या है, N1V1 दैट इज इक्वल टू N2V2। आगे चले, इससे आगे चले, जैसे मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग थी M1V1 प्लस M2V2 that is equal to MR into V1 plus V2। इसी तरह से यहाँ भी नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, वो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग की यदि आप बात करोगे तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी N1V1 प्लस N2V2 that is equal to NR into V1 plus V2। इसके बच्चों बहुत से स्पेशल केस बनेंगे, इसके बहुत से स्पेशल केस बनेंगे, अगले लेक्चर में मैं यही पढ़ाऊंगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें न्यूट्रलाइजेशन की बात होगी, बहुत से डिफरेंट केस बनेंगे इसमें, तो अगले लेक्चर में मैं आपके पास यही लेके आऊँगा दोबारा से कि नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, नॉर्मेलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये बातें करेंगे। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से देखकर उसके ऊपर काम करना है। लेक्चर तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो भी मैंने भेजे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप यदि बेस नहीं बना पाए, आप यदि किसी भी लेक्चर का बेस नहीं बना पाए, तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको लेक्चर्स को बार बार देखें। आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब तक आप शुरुआत से लेक्चर नहीं देखने लगेंगे बीच का लेक्चर आपको समझ में नहीं आना, क्योंकि लिंक है, मोड कॉन्सेप्ट पूरा आपस में लिंक कॉन्सेप्ट। चलो ये तो लेक्चर की बात। अब मैं आपको बता रहा था कि विपरीत परिस्थितियों में काम करने का फायदा क्या होता है, क्या फायदा होता है। मैं एक छोटी सी कथा आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार सारे बादलों की, बादल मतलब क्लाउड्स, उन सब की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन बादलों ने कहा कि यार हम इस धरती के ऊपर पानी बरसाते हैं, तब जाकर इस धरती पे अन्न उत्पन्न होता है, तब इस धरती पे अन्न उत्पन्न होता है। और धरती पे हालात ये है कि कोई भी ये नहीं कहता कि जय बादल, सब ये कहते हैं जय किसान, यानी सारा का सारा क्रेडिट किसान को जाता है। तो उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा कि हम बरसना बंद करेंगे, हम बरसेंगे नहीं और हम बरसेंगे नहीं। और ये बात उन्होंने जाकर अनाउंसमेंट कर दी सभी किसानों के पास कि आज से बरसात बंद, अब बरसात नहीं होगी। जब किसानों ने ये बात सुनी
तो जो आलसी किसान थे, जो डरपोक किसान थे, जिनका कोई विजन नहीं था, उन किसानों ने अपने खेतों में हल चलाना बंद कर। लेकिन जो किसान मेहनती थे, जिनको अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास था, जिनका अपना विजन था, उन किसानों ने लगातार हल चलाना जारी रखा। जब हल चलाना जारी रखा तो बादलों ने ऊपर से देखा ये किसान अभी भी हल चला रहा है। उनकी दोबारा एक पंचायत हुई और उस पंचायत में उन्होंने कहा यार ऐसा हो सकता है इस किसान को हमारा मैसेज ना मिला, और यदि हमारा मैसेज इस किसान को नहीं मिला तो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, वो इस किसान को समझा के आएगा कि आपको पता नहीं है हमने बरसना बंद कर दिया है, फिर शायद ये भी अपने खेत के अंदर हल चलाना बंद कर। एक बादल को रिप्रेजेंटेटिव चुना गया, वो बादल उस किसान के पास पहुंचा, उसने कहा भाई तुझे पता है हमने बरसना बंद कर दिया है, फिर भी तू मूर्ख खेत में हल क्यों चला रहा है? उसने कहा पता है मुझे कि आप लोगों ने बरसना बंद कर दिया है। तो उन्होंने कहा, उसने बादल ने कहा कि फिर तू हल क्यों चला रहा है? उस किसान ने जो जवाब दिया उसको बड़े ध्यान से सुना। उस किसान ने कहा मुझे भाई पता है कि आप 1 साल नहीं बरसोगे, 2 साल नहीं बरसोगे, 3 साल नहीं बरसोगे, 5 साल नहीं बरसोगे, लेकिन एक ना एक दिन तो आपको बरसना पड़ेगा। और यदि मैं अपना ये हल चलाना बंद कर दूँ और जब तुम बरसो 5 साल बाद में, तो ऐसा हो सकता है कि मेरी ये प्रैक्टिस खत्म हो जाए, मैं ये हल चलाना भूल जाऊँ। ये बात जैसे उस बादल ने सुनी, उसका सिर चकराया। उसके दिमाग में बात आई कि जब किसान खेत में बिना हल चलाए हल चलाना भूल सकता है, तो इतने दिनों की स्ट्राइक में कहीं मैं बरसना ना भूल। और बच्चों उसने सोचा कि मैं देखता हूँ कहीं मैं भूल ना गया। उसने कोशिश करी बरसने की, वो बरसा, उस खेत में पानी गिरा और वो खेत ऐसा खेत बना जिसमें फसल लहराई, उसमें हरियाली छाई, उसमें फसल लहराई और बाकी सारे के सारे खेत बंजर रहे। तो बच्चों मेहनत एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी बंजर नहीं बनाएगी। जिस बच्चे ने भी मेहनत करी वो बच्चा निश्चित रूप से आगे गया है, निश्चित रूप से सफल होगा। तो अब तो विपरीत परिस्थिति है, इन विपरीत परिस्थितियों में जो भी बच्चा मेहनत कर रहा है उसका आने वाला कल, आने वाला भविष्य बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही ब्राइट है। ऐसी मेरी भी दुआ है। और आप लोग सभी के सभी अच्छे बच्चे हैं, सारे के सारे पढ़ते रहें, जो भी लेक्चर भेजे गए हैं उन सबको देखते रहें, हर लेक्चर पे काम करते रहें। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।